हमारे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव मोदी सरकार के नए वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार जुड़ चुके हैं। संतोष गंगवार साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और संतोष गंगवार साहब, आप बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, 7 बार आप बरेली से सांसद रह चुके हैं सर। वाजपेयी सरकार में भी आप मंत्री थे, वाजपेयी सरकार में भी आपने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाला, तो सरकार के कामकाज के तरीके को भी सर आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हालिया समय में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक अप्स एंड डाउन जैसा सीन चल रहा हो और भारत भी उससे अछूता नहीं है। क्या लगता है सर, आपके लिए जिम्मेदारी कितनी अहम है और क्या प्राथमिकता होगी आपकी बतौर वित्त राज्य मंत्री? धन्यवाद आपका, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आपका आभार। और वास्तव में श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक नई दिशा मिल रही है, देश को प्रगति मिल रही है और हमारे एक अच्छी ग्रोथ की ओर हम लोग जा रहे हैं। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस प्रकार से 2 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा है, लोग अब ये मानने लगे हैं कि देश वास्तव में एक प्रगति की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, देश के अंदर और देश के बाहर। अगर हम आम आदमी के हित की बात करें देश के अंदर, तो उसको भी लग रहा है कि उसकी एक सही चिंता हो रही है और दुनिया में हमारी एक अच्छी पहचान बनने का काम हो रहा है। तो इतना ही आज मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों के पास जिम्मेदारियां ठीक हैं और हम उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जी देश तरक्की की रफ्तार में एक सही ढंग से आगे बढ़े और इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। इसका एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा मुझे खूब ध्यान है, 1971 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी, पर बैंकों में सही ढंग से खाते अब इस बार खुले हैं कि जब 22 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंकों में खाते खोले। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि वास्तव में लोगों की रुचि किस दिशा में है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि आपकी सरकार के लिए गंगवार साहब एक उपलब्धि है। ये सर, ये कहा जा सकता है कि आपकी सरकार के लिए उपलब्धि है, लेकिन आपकी सरकार के सामने इसी मोर्चे पर, खासकर अगर पीएसयू बैंकों की बात करें, तो एक बहुत बड़ी चुनौती भी है उनमें रिफॉर्म को लेकर, एनपीए के मुद्दे को लेकर। इसके बारे में सर कोई योजना बनाई है कि एनपीए संकट से कैसे निपटा जाए, क्योंकि लगातार पीएसयू बैंकों की जो नंबर बैलेंस शीट है तो उसमें खराब नंबर दिख रहे हैं। मैंने एक बात आपको कहा कि बैंकों में खाते खुले हैं। हमने तो ये भी कहा था कि हम 0 बैलेंस पर खोलेंगे, पर 2/3 से अधिक लोगों ने बैंक में धन जमा करने का काम करा। एनपीए की प्रॉब्लम अगर है तो उसको एक सही ढंग से निपटारा करने का हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको एक ठीक प्रकार से हम निस्तारित करने का काम करेंगे। सर, लेकिन पीएसयू बैंकों की जो इस वक्त स्थिति है उनमें कैपिटलाइजेशन को लेकर सरकार की क्या सोच है और आगे, क्योंकि बतौर एमओएस फाइनेंस आप इस बात को कैसे बताना चाहेंगे, कैसे आगे बढ़ाएगी सरकार इस मुद्दे को कैपिटलाइजेशन को लेकर, और साथ ही पीएसयू बैंकों के मेगा मर्जर का जो प्लान है उस पर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सर, मैं परसों ऑफिस में जाऊंगा, वहां बैठकर इन सारी बातों की जानकारी लेकर तभी कुछ बात करूंगा। अभी तो खास बात यह है कि जीएसटी का जो बिल है उसको पूरी तरीके से पारित करवाया जाए और एक सही अप्रोच के साथ हम लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और परसों मैं मंत्रालय में पहुंचकर तब इन सारी बातों की जानकारी लेकर, क्योंकि हम इस दिशा में कई प्रयासों से आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में एक सही स्वरूप के साथ हम देश के सामने आएंगे। सर, आपने जीएसटी की बात की और क्योंकि आपको सरकार में रहने का अनुभव है, आप जानते हैं कि सरकारों में कैसे कामकाज होता है और विपक्ष का सहयोग भी बहुत चाहिए होता है, क्योंकि जीएसटी बिना कांग्रेस के सहयोग के पास करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव सा है। तो आपको कितनी उम्मीद है कि जीएसटी को लेकर कांग्रेस आपके साथ होगी और आप जीएसटी पास करा पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है भारत सरकार के लिए? नहीं, मुझे लगता, मेरा मानना यह है कि कोई भी दल खुलकर जीएसटी का विरोध नहीं कर रहा है
और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सहमति के साथ हैं और अब इस सत्र में जीएसटी का बिल निश्चित रूप से पास हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन कांग्रेस सर अभी भी आपके साथ नहीं है, उसकी 3 मांगे हैं। उन मांगों को क्या सरकार मानेगी? कैसे वो सॉल्यूशन निकलेगा सर? नहीं, वो बातचीत हो रही है, मुझे लगता है कि इसका एक सही समाधान निकलेगा। इसके अलावा सर आपको क्या लगता है इस वक्त, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है, कई जानकार इस बात पर शंका जाहिर कर रहे हैं कि सरकार का जो लक्ष्य है 7.5 से 8% ग्रोथ हासिल करने का, उस पर कई एजेंसियों ने, यहाँ तक कि अमेरिका की भी एक एजेंसी ने इस पर डाउट जताया है, शक जताया है कि शायद ऐसा ना हो। तो सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से कोई, आपके जो सीनियर मिनिस्टर हैं अरुण जेटली, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई होगी? क्या प्लान रहेगा, कैसे आप लोग ग्रोथ को इस तरफ मेंटेन करेंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट के सारी बात होगी, पर एक्सपोर्ट के मोर्चे पर, सर्विस पीएमआई के मोर्चे पर बहुत कुछ चिंताजनक चीजें हैं। इसके ऊपर कोई राय कुछ भी दे सकता है, पर ये बात समझ में आ रही है कि ग्रोथ सबको लग रहा है कि हो रही है। अब ये लोग चर्चा कर सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है, पर एक ग्रोथ के बारे में कोई नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक अच्छी दिशा मिल रही है और एक सही ढंग से, सही स्वरूप के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन आप यूपी से 7 बार के सांसद हैं, बरेली जैसे जगह से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उत्तर प्रदेश की, और यूपी में 2017 में इलेक्शन होने हैं सर, और ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए ही इस कैबिनेट विस्तार में बहुत कुछ उसका ख्याल रखा गया है। क्या लगता है सर, 2017 का इलेक्शन कितनी बड़ी चुनौती होगी और सरकार के कामकाज को जो अभी तक किया गया है, आगे जो आप करेंगे, किस तरह लेकर जाएंगे? नहीं, चुनाव तो हर राजनीतिक दल के लिए एक महत्व का विषय होता है, ये हम इस बात को समझते हैं। पर ये 2 वर्ष पूरे बीतने के बाद जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, ये 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद हुआ है, ये मैं ऐसा मानता हूँ, ये 2 साल में जो कुछ हमने किया है, ये देश की जनता के सामने आए और एक ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, उसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम करें, ये उसकी दिशा में एक कदम है। चुनाव तो एक देश के अंदर हर वर्ष कोई ना कोई होने की संभावना रहती है और होते हैं, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में, वो तरक्की की दिशा में बात नहीं कर रही है। केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो पूरे देश की प्रगति को एक सही रफ्तार से ले जाने का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी आने वाले समय में देश की प्रगति के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और एक सही परिवर्तन करने का काम करेंगे। सर, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती आपकी पार्टी के लिए कौन होगा, सपा, बीएसपी या कांग्रेस? अभी ये तत्काल नहीं कहा जा सकता, पर लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि जो इस समय की स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जो कुछ घटनाएं सपा के कार्यकाल में प्रारंभ से हुई हैं, सबको लगता है कि सपा के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, विकास भी नहीं हो रहा है, और बसपा की पुरानी 5 साल की सरकार को लोगों ने अच्छी तरीके से देखा है कि किस ढंग से पैसे का बोलबाला था। तब इस समय में लोगों को ध्यान आता है कि श्री कल्याण सिंह जी ने कैसे काम किया, राजनाथ सिंह जी ने कैसे काम किया। लोगों को लगता है ये परिवर्तन दिखाई देने की बात है, और इस समय उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ अपने आप को जोड़ना चाहती है, तो उसे सिवाय भारतीय जनता पार्टी के और कोई विकल्प नज़र नहीं आता है। लेकिन सर, अक्सर ये बात सामने आती है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि केंद्र की तरफ से उनसे भेदभाव वाला रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रही। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या लगता है कि आप वाकई केंद्र की योजनाएं सही तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों तक ये तो बिल्कुल गलत है। ये मैं समझ पाया हूँ, केंद्र की सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है, केंद्र की सरकार साथ लेकर चलने की बात करती है, पर दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा से ना तो मिलती है, ना बात करती है, ना एक कैसे प्रगति को आगे ले जाएं इसकी चिंता करने का काम करती है। सर, आप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में थे, उसके बाद आज फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए हैं आपको क्या लगता है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में 2 साल जो आपने कामकाज किया, उसमें आपके लिए क्या एक उपलब्धि है, और जो अभी जो आपके बाद जो मिनिस्टर जा रही हैं वहां पर, उनके लिए कौन सी बड़ी चुनौती होगी जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए?
टेक्सटाइल को पिछले लंबे समय से लोग भूल गए थे, पर पिछले 2 वर्षों में टेक्सटाइल ने काम करना शुरू किया और उसके परिणाम समझ में आ रहे थे। आपको ध्यान होगा, अभी 1 महीना पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 करोड़ का पैकेज दिया था और ये समझ में आ रहा है। तो मैं एक टेक्सटाइल के काम को गति मिली, NTC BIFR से बाहर आई, पूर्वोत्तर के हर राज्य में हमने उद्योग लगाने का काम करा है। एक पहली बार ऐसा लग रहा है कि टेक्सटाइल को एक सही दिशा मिलने का काम हुआ है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वास्तव में हर मंत्रालय की अपनी अलग चुनौतियाँ होती हैं, उसके हिसाब से काम किया जाता है। टेक्सटाइल को एक गति मिल गई है, उसके हिसाब से वो उस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। सर, हम पहली बार देख रहे हैं बहुत दिनों बाद जब किसी सरकार में परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन किया गया हो या परफॉर्मेंस बेस्ड डिमोशन किया गया हो और इतने बड़े लेवल पर फेरबदल किया गया हो। क्या माने सर कि जो अब नए मंत्री आए हैं या जिनको नए रोल मिले हैं, जिन पुराने मंत्रियों को, उन सब के सामने एक टारगेट सेट कर दिया गया है और आप सब लोगों को ये कह दिया गया है कि अब काम करके दिखाना होगा? नहीं, ये तो हमारा मानना यह है कि जब किसी को जिम्मेदारी मिली है तब उसको काम की अपेक्षा की जाती है और वो काम ऐसा करे तो देश की जनता की समझ में आए कि हाँ भाई, हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कोई टारगेट फिक्स होने की बात नहीं है, ये देश की सेवा करने की और देश के प्रति समर्पित होकर काम करने की बात है। कल प्रधानमंत्री ने भी सर मीटिंग की आप लोगों के साथ और आप लोगों के साथ बातचीत की। क्या मंत्र दिया प्रधानमंत्री ने, अगर आप देश को बताना चाहें तो? जो प्रधानमंत्री जी जो पहली बार मंत्री बने थे उनके साथ बात किया था। बहरहाल सबके साथ ये है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको सही ढंग से निभाने का काम करें और उसको एक सही रूप से आगे ले जाने का काम करें। इसके अलावा सर अगर देखें यहाँ पर तो जो कुछ बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं जिस पर आप कह रहे हैं कि आप कुछ दिनों बाद बताएंगे, लेकिन एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने बड़ी बात ये आ रही है कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं देश में उनकी फंडिंग को लेकर काफ़ी बातें सामने आती हैं और कहा जा रहा है कि उनको केवल फंडिंग नहीं करना बल्कि इकोनॉमिकली वायबल बनाना भी बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। तो इसको लेकर कोई प्लान सर सोचा है आपने? हाँ, नहीं, बात सही है। अभी तो हम परसों कार्यालय जाएंगे तो वहाँ जाकर इन सारी बातों की समीक्षा करेंगे। तो वास्तव में ये बात सही है कि कोई योजना स्वीकृत हो जाए एक अलग बात है, पर उसका क्रियान्वयन हो और उसका सही फॉलोअप हो, उसको मॉनिटर हो, ये काम भी होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि देश के अंदर लंबे समय से बातें चली आ रही कि योजना स्वीकृत हो गई पर काम पर उस सक्रियता से नहीं हुआ जो होना चाहिए था। पर इसको भी अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसको मॉनिटर करें और इसमें कोई देरी बरतने का काम ना करें। देरी बरतने की काम ना करें। सर, आपको क्या लगता है यहाँ पर तो आगे चलकर क्या यहाँ पर आप जो इस बात को कह रहे हैं कि धीरे धीरे काम को समझना होगा, लेकिन एक आरोप बहुत बड़ा विपक्ष का लगता रहता है सर इस सरकार की तरफ की जो मंत्री हैं उनसे ज़्यादा बाबुओं की चलती है इस सरकार में और ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा चलते हैं और वो सीधे PM को रिपोर्ट करते हैं। क्या इस बात को आप मानते हैं? न, ब्यूरोक्रेट कराते हैं, पर जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम कितना मॉनिटर करते हैं। अगर हम मॉनिटर करेंगे तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। सवाल इस बात का है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर काम की समीक्षा हो और काम को गति देने की दिशा में आगे बढ़ने का काम है। शुक्रिया संतोष गंगवार जी हमसे बात करने के लिए। आप सुन रहे थे नए वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार को, जो कि कह रहे थे कि GST बिल पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और तमाम चीजें उन्होंने सोची हैं और धीरे धीरे उन सब चीजों को कार्यान्वित करेंगे PM मोदी के सपने को सच करने के लिए। अब हम आपको सुनाते हैं एक और नए मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में जिनका प्रमोशन हुआ है उनकी बात। जी हां, नए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे और एजुकेशन सिस्टम के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। हमारे साथ नए HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं। सर, वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। प्राइम मिनिस्टर ने आप इतना ट्रस्ट दिखाया है और HRD मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, आपके लिए कितने चैलेंजेस होंगे? नहीं, शिक्षा ये मेरा हमेशा ही बहुत, मैं मानता हूँ कि एक महत्व का विषय है, क्योंकि देश का परिवर्तन ही उस पर निर्भर है। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन शिक्षा लाती है, परिवार के परिवर्तन में, स्थिति में परिवर्तन शिक्षा लाती है। शिक्षा ही साधन है परिवर्तन का और इसलिए शिक्षा को सार्थक बनाना, उसका स्तर अच्छा करना, जो गरीब माँ बाप
अपने बेटे बेटियों के लिए मेहनत करके, ज़्यादा मेहनत करके उनको अच्छी शिक्षा मिले, यही तो उनकी गुजारिश है। तो उनको न्याय मिले और विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षा हो और शिक्षक ही उसकी नींव कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो शिक्षकों को मैं विश्वास करता हूँ और शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन वो नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। तो इसलिए उनका ये काम है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सर, आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी एजुकेशन सेक्टर जो है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, उसमें जो फंक्शनिंग है उसको स्मूथ करना, क्योंकि कई तरह की कंट्रोवर्सीज रही हैं खासकर एचआरडी मिनिस्ट्री में, जिसकी वजह से जो मेन फोकस है वो हट गया है। तो ये आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा? नहीं, देखो, आप सब लोग साथ हैं, मीडिया भी अच्छी शिक्षा चाहता है और मीडिया भी अच्छी शिक्षा के सार्थक प्रयासों में साथ रहेगा, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं है। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक रोड मैप, एक प्लान है, कुछ तैयारी हुई है। मैं आज स्मृति जी को भी मिलने वाला हूँ, उन्होंने बहुत कुछ अच्छी पहल की है, उसको आगे ले चलेंगे और उसके बाद हम तैयारी करेंगे हमारी। तो ये हम करने जा रहे हैं। मैं एक बार ब्रीफिंग लूँगा, फिर बाद में उसके बारे में कहूँगा। सर, आपने कहा कि एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है। तो क्या इस तरह की पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स को? ये एक तो मेरा पहले से विचार है, अब उसको कैसे ढालना है नीति में वो हम देखेंगे और वो करेंगे। सर, आपका पुराना नाता रहा एजुकेशन से, आप जब स्टूडेंट थे तब, तो सवाल ये है कि क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, कोचिंग जो सिस्टम है देश में, बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सवालों को मैं ब्रीफिंग लेने के बाद, परामर्श करने के बाद इसके बारे में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर नए वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कार्यभार संभालने के बाद कहा कि सरकार के लिए डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती है। मेघवाल ने कहा कि वो बैंकिंग सेक्टर की दिक्कतों को दूर करेंगे और जीएसटी बिल पर विपक्ष का रवैया अड़ियल है। वित्त राज्य मंत्री का पदभार संभाल चुके डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, इस वक्त अगर देखें तो आर्थिक चुनौतियां बहुत हैं, हालांकि भारत एक शाइनिंग स्टार है। क्या आपके सामने चुनौतियां दिखती हैं आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए? देखिए, पूरे संसार में मंदी के वातावरण में भी हम पिछले 2 साल से जो हमारी इकोनॉमी है उसको, जो ग्रोथ रेट है उसको बरकरार बने हुए हैं। 7.9 से हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी, मानसून भी वीक था, इकोनॉमिक स्लो डाउन था संसार में, उसके बावजूद भी हमारी जो नीतियां थी वो ऐसे फलीभूत हुई कि हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है उसको मेंटेन कर पाए। अब हमारे सामने जो चैलेंज है कि हम डबल डिजिट में कैसे इस ग्रोथ को ले जाएं, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। बैंकिंग सेक्टर भी एक बड़ी चुनौती है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफ़ी सर्जरी हो रही है, लेकिन उसको आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी वजह से काफ़ी रुका हुआ, लैंडिंग नहीं हो पा रही है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जो कुछ भी मीडिया में आया है, मैं इस अवसर पे इतना ही कहना चाहूँगा कि मानसून सत्र में भी हमारे सामने ये चुनौती होगी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर हमारा बहुत स्ट्रांग है, कोई वीक नहीं है। आखिरी सवाल सर, जीएसटी को लेकर सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिश हो रही है, विपक्ष नहीं मान रहा, विपक्ष को किस तरह से मनाएंगे आप? देखिए, विपक्ष का रुख थोड़ा इसमें अड़ियल है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा विपक्ष के साथियों से कि जीएसटी इस कंट्री के लिए बहुत आवश्यक है, कंट्री के ग्रोथ के लिए आवश्यक है, और जीएसटी में जो जो अमेंडमेंट जरूरी थे वो सुझाए थे वो हमने मान लिए हैं। अब एक अड़ियल थोड़ा सा रुक के रेट पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, सरकार का ये कहना है कि कभी भी थोड़ा बहुत भी चेंज करना पड़े तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जाना किसी कंट्री में नहीं है इस तरह का। इसलिए मेरा कहना है कि हम विपक्ष के साथियों से अनुरोध करेंगे, कंसल्ट करेंगे, वार्ता करेंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे, और मानसून सत्र में इस बिल पास करने में सरकार को सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उधर नए कंज्यूमर अफेयर्स राज्य मंत्री सीआर चौधरी का कहना है कि उनका मंत्रालय सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जिम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा करेंगे। आपको लग रहा है कि इसमें जो कामकाज की जो चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं जनता की नज़र में रहेगी, उसको परखेगी जनता की कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है? निश्चित है, क्योंकि पब्लिक कंज्यूमर अफेयर डायरेक्टली जनता से जुड़ा हुआ है, जनता की समस्याओं के बारे में, जनता की जो आम ज़रूरत की चीज़ों की सप्लाई के बारे में। इसलिए इसमें महंगाई या कमी आने से जनता में डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और इसलिए इसमें सेंसिटिव महकमा कहलाता है, और इसको अच्छे ढंग से और दायित्व को सही ढंग से संभालेंगे और जनता की प्रॉब्लम नहीं आए इसकी कोशिश करेंगे हम लोग। दालों की कमी हो या फिर फल सब्जियों के दाम एकाएक बढ़ जाते हैं,
लग रहा है कि कालाबाजारी एक बहुत बड़ी समस्या है इसको लेकर। कुछ आवश्यक वस्तुएं जिनकी कई बार वर्षा के कारण या जिनकी पैदावार कम होती तो निश्चित रूप से लोग संग्रहण की प्रवृत्ति करते हैं और उससे कालाबाजारी को गुंजाइश मिलती है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी और इस बारे में पूरे सख्त हैं और किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी, ये उनका मानना है, इनकी सोच है। एज ए आम नागरिक मैं आपको बता रहा हूँ, नो एज ए मंत्री। उधर राजन गोहेन को रेल राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई और गोहेन ने कहा है कि 2020 तक पूर्वोत्तर को वो रेलवे से जोड़ देंगे। मुबारक हो आपको राज्य मंत्री पद का दर्जा मिला है और साथ ही नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन भी आप कर रहे हैं। लिहाजा इस नए रेलवे मंत्रालय में को लेकर आपकी क्या प्रायोरिटीज़, क्या प्राथमिकता रहने वाली हैं? प्रायोरिटीज़ प्राथमिकता प्रायोरिटीज़ के बारे में जो भी हो मैं बोल चुका हूँ। जैसे पंक्चुअलिटी की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ज़रूरत है, पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है उसको भी रिड्रेस करना है, इस तरह का काफ़ी प्रायोरिटी लिस्ट में है। लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि नॉर्थ ईस्ट से पहली बार रेलवे में आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हैं, आपको राज्य मंत्री का पद मिला है, तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर आपकी क्या रोड मैप रहने वाला है? क्या आपको लगता है कि वहाँ पे किया जाना चाहिए रेलवे के माध्यम से? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं हमारे सबका आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा और मैं अपना कृतज्ञता भी प्रकट करूंगा, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखे। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका ऊपर खुद मॉनिटरिंग कर रहा है। तो और रेलवे के लिए भी उन्होंने ये लक्ष्य लिया है, जैसे 2020 में सारे नॉर्थ ईस्ट जितना स्टेट है सबको रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने का एक लक्ष्य लिया है।